नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा प्रेस वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान कर रही हैं राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। युवा एनएसएस छात्र स्वयं सेवकों को सामुदायिक सेवा के लिए प्रोत्साहित करना है पुरस्कारों का उद्देश्य। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना के राजस्थान सरकार ने दिए जांच के आदेश। 6 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। पीएम ने हादसे पर जताया दुख। एंटी सबमरीन युद्धपोत आंद्रोत नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना को मिली नई ताकत। और इजरायल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर आज मिस्र में बातचीत। ट्रंप ने वार्ताकारों से वार्ता पर तेजी से आगे बढ़ने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज शाम को की जाएगी। चुनाव आयोग ने इन कार्यक्रमों की घोषणा के लिए राजधानी नई दिल्ली में शाम 4 बजे एक विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाया है। संवाददाता सम्मेलन में आयोग बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। संवाददाता सम्मेलन को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे और आयोग के दोनों आयुक्त भी उनके साथ होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार नई सूची प्रकाशित कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग ने बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए अभी पिछले सप्ताहांत ही पटना का दौरा किया था। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव 2020 में अक्टूबर-नवंबर में कराए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में कराए गए थे। उस वक्त कोरोना काल के चलते चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया था। ऐसे में इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न करा दिया जाएगा। राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा चुनाव के साल 2020 के नतीजों में वोट शेयर पर नजर डाली जाए तो एनडीए का 37% वोट शेयर था, महागठबंधन का 37% और अन्य का 26% वोट शेयर रहा था। वहीं साल 2020 में आरजेडी ने कुल 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 और कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। और वोट प्रतिशत में इसे देखा जाए तो आरजेडी का वोट प्रतिशत 23, बीजेपी का 20%, जेडीयू का 16% और कांग्रेस का 10% रहा है। बिहार चुनाव 2020 के नतीजे हम आपको बता रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे। पटना में मेट्रो की शुरुआत से शहर में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं का परीक्षण किया गया। पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। ये मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा कुशल ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, एलिवेटर, एस्केलेटर और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मेट्रो की डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। 3 बोगियों वाली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन में 147 यात्री बैठकर और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित की गई हैं। अमृत भारत स्टेशनों की फहरिस्त में बिहार में छोटे बड़े कुल 98 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। रेल मंत्रालय की इस पहल से बिहार के तमाम रेलवे स्टेशनों की दशा बदल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि बिहार के एक अमृत भारत स्टेशन से हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की फहरिस्त बहुत लंबी है।
और इस लंबी श्रृंखला में बिहार में भी 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत चिन्हित किया गया है, जिसमें बिहार का ये मधेपुरा जो ऐतिहासिक स्थल है उसे भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत चिन्हित किया गया है और इसका कायाकल्प किया जा रहा है। सुदूर देहाती क्षेत्र में खड़ी यह भव्य इमारत कोई निजी भवन नहीं बल्कि मधेपुरा का रेलवे स्टेशन है। यह अमृत भारत रेलवे स्टेशन में चिन्हित है और इसी के तहत इसका कायाकल्प किया जा चुका है। ये अमृत भारत के योजना के तहत एबीवीएस बिल्डिंग का यह उन्नयन कार्य हुआ है। पहले ये स्टेशन ये भी नामित हुआ, इसमें इसका भी रिनोवेशन किया जाए, उन्नयन किया जाए, उसी के तहत ये सारा काम प्रगति पर है और लगभग ये काम पूरा हो रहा है। मधेपुरा से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय सहरसा। 10 साल पहले सहरसा रेलवे स्टेशन की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन अब सहरसा रेलवे स्टेशन देश के बड़े रेलवे स्टेशनों की तरह खूबसूरत हो चला है। इसकी भव्यता देखने लायक है। सहरसा रेलवे स्टेशन पर मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत झलक देखी जा सकती है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जैसे लग रहा है हमारे सहरसा मधेपुरा में कोई जन्नत आ गया है और इसके लिए हम अपने लोकसभा के सांसद, रेल मंत्री और भारत सरकार को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। ये तीनों क्षेत्र से खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल से अच्छा सहरसा लग रहा है। सहरसा जंक्शन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर बना दिया है। सफर करने में बढ़िया लगता है अब आने जाने में। बिहार में अमृत भारत स्टेशन के तहत छोटे बड़े 98 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें पाटलिपुत्र, भागलपुर, बेतिया, सासाराम, समस्तीपुर, नवादा, राजगीर, रक्सौल, पटना, बिहार शरीफ, बरौनी जैसे बड़े स्टेशनों पर काम काफी तेजी से किया जा रहा है, जबकि साहेबपुर कमाल, सालौना, बेगूसराय और थावे जैसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी हाई क्लास लुक में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार के रेल नेटवर्क का पूरी तौर पर कायाकल्प हो जाएगा। सहरसा रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन में चिन्हित किया गया है और आप हमारे पीछे का नज़ारा बखूबी देख सकते हैं कि जो मिथिला पेंटिंग बिहार की धरोहर है, उस मिथिला पेंटिंग से सहरसा और कोसी रेंज के आसपास के जितने भी धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको बहुत खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ सहरसा जंक्शन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आंद्रोथ को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। विशाखापत्तनम में आयोजित एक भव्य समारोह में नौसेना ने इसे शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेड़ारकर ने किया। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने आंद्रोथ को बनाया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आंद्रोथ का भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होना क्षमतावर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में मील के पत्थर साबित होगा। आंद्रोथ के नौसेना में शामिल होने से ASW क्षमताओं, विशेषकर तटीय इलाके में खतरों से निपटने की दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह कदम उस व्यापक विकास का हिस्सा है जिसके तहत हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ICU वार्ड में भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के समय ट्रॉमा सेंटर में 24 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 11 मरीज ट्रॉमा ICU और 13 मरीज सेमी ICU में थे। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे। समिति में अस्पताल प्रशासन, विद्युत विभाग, नगर निगम और SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस घटना से मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने X अकाउंट पर लिखा,
राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल में आग की त्रासदी के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों, यही प्रार्थना है। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। इसे लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ओडिशा के कटक में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू लागू है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आज कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद के इस बंद का शहर में व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। शनिवार रात हुई हिंसा में 8 पुलिस कर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि ये झड़प उस समय हुई जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस के अनुसार ये बहस जल्द ही टकराव में बदल गई और घरों की छतों से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए। Yesterday's incident prohibited order under section 163 BNSS, which is normally called curfew, that has been passed by executive magistrate, and from yesterday 10 o'clock in the night till tomorrow 10 o'clock in the morning, this prohibited order will be remain in force. We'll further evaluate how the situation is. Then we'll see whether it will further continue. But as of today, only emergency services, they are open. Government offices, school, colleges, they are open. Hospital, medicine shops, grocery shops and petrol pumps, these are remaining open. Otherwise, all other commercial establishments, they are remaining closed. आइए अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार इस वक्त प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रपति साल 2022-23 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से समाज के हितों में काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत कर रही हैं। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज पहले अरावली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी। विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाला ये सम्मेलन नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होगा। सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक प्रगति, तकनीक, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS के 70वें स्थापना दिवस पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीयूष गोयल आज दोहा पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी से मिलेंगे। इसके साथ ही पीयूष गोयल कतर भारत संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य मंत्री की ये यात्रा भारत द्वारा कतर के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल कतर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों और कतर चैम्बर तथा कतरी व्यवसायी संघ के शीर्ष व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही पीयूष गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दोहा चैप्टर, भारतीय व्यापार एवं व्यावसायिक परिषद कतर के प्रतिनिधियों के साथ साथ कतरी उद्योगों के वरिष्ठ सदस्यों और कतर में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। कोसी नदी और महानंदा सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलभराव के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पटना में मीठापुर के पास एक शहर की सड़क कल धंस गई। पिछले 48 घंटों में राज्य भर में प्राकृतिक आपदा से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई। सुपौल जिले की लगभग 33 पंचायतें बाढ़ प्रभावित हो गई हैं। जिले में कोसी नदी का पानी सैकड़ों घरों में पहुंच गया है। सीमांचल क्षेत्र में कोसी और महानंदा नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ का संकट है। वहीं सीतामढ़ी में बागमती सहित सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मचाने वाला उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। आईएमडी के अनुसार 7 अक्टूबर को दोपहर में पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में पहुंचने के बाद इसके और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और इसके आसपास मध्य क्षोभमंडल स्तर पर तूफानी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी तनाव उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आधी रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हुई। बांदीपोरा में राजधान टॉप पर 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं डोडा शहर के भदेवरा और अन्य कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली है। और पड़ोसी देश नेपाल में भी मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। कोशी, बागमती और मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 38 लोगों की मौत की खबर है। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ ने कई घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने हालात को देखते हुए आज भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। झापा जिले में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। यहां 25,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 5,500 से अधिक घर पानी में डूबे हैं। मेची, रतुआ, पलिया और निंदा जैसी नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बिजली और सड़क संपर्क पूरी तरह ठप है। जोगमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन खराब मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।
और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर हवाई किराए के रुझानों की समीक्षा और विमानन कंपनियों को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के निर्देश दिए। विमानन कंपनियों ने DGCA के साथ अपनी योजनाएं साझा की। इंडिगो ने 42 रूट्स पर 730 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त रूप से 20 रूट्स पर लगभग 486 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी, जबकि स्पाइस जेट 38 रूट्स पर लगभग 546 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ेगी। और DGCA ने कहा कि वे त्योहारी अवधि के दौरान हवाई किरायों और उड़ान क्षमताओं पर सख्त निगरानी बनाए रखेगा, ताकि यात्रियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें किफायती एवं सुगम यात्रा अनुभव मिल सके। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA को त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और आज देश भर में शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर डुबकी लगाई। इस दिन संगम में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा स्नान कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और दान पुण्य करते हैं। हर साल शरद पूर्णिमा के मौके पर लोग दूर दूर से स्नान के लिए संगम पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज की रात आसमान से अमृत बरसेगा। शरद पूर्णिमा की रात खीर को चांद की चांदनी में रखने की परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें जब खीर पर पड़ती हैं तो वे औषधीय गुणों से भर जाती है। इस खीर का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आज प्रयागराज रामघाट संगम के छोर पे हैं और आज शरद पूर्णिमा है। इससे हम लोग स्नान दान पूर्णिमा करके ही पुण्य कमाने का लाभ लेते हैं। हम लोग स्नान करने आए हैं संगम और यहाँ दान दक्षिणा करने आते हैं। हर पूर्णिमा को आते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, संगम में नहाने आए हैं। आज पूजा पाठ यहीं कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं। रामघाट है, आज शरद पूर्णिमा है। हम लोग दान पुण्य करने आए हैं, नहाने आए हैं ये गंगा जी। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। गाजा संघर्ष विराम को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र के शर्म एल शेख में आज इजराइल, हमास और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थों से बातचीत में तेजी लाने का आग्रह किया है। ये बातचीत ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना पर आधारित है। हमास, इजराइल और अमेरिका के वार्ताकार इसमें शामिल हैं, जिसमें अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। वार्ता का उद्देश्य संघर्ष विराम पर सहमति बनाना, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और संघर्ष समाप्त करना है। कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने भी संघर्ष विराम की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। ब्रिटेन के शहर पीस हेवन में एक मस्जिद को शनिवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम मानते हुए जांच शुरू कर दी है। हमले के समय मस्जिद के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार शनिवार रात स्थानीय समय अनुसार करीब 10 बजे 2 नकाबपोश हमलावर मस्जिद के दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा न खुलने पर उन्होंने सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये घटना मैनचेस्टर के एक सिनेगॉग के बाहर हुए घातक हमले के कुछ ही दिन बाद सामने आई है, जिसमें 2 यहूदी श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बशर अल असद की सरकार गिरने के करीब 14 साल बाद सीरिया में पहली बार आम चुनाव हुए। सीरिया में इसे असद युग का अंत और नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये चुनाव जनता की भागीदारी से कोसों दूर रहा। राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व में हुए इन अप्रत्यक्ष चुनावों में केवल 6000 चयनित सदस्यों ने मतदान किया, जबकि आम जनता और राजनीतिक दल प्रक्रिया से बाहर रहे। 210 सदस्यीय संसद में 140 सीटों पर
मतदान 7000 चयनित चुनावी कॉलेज सदस्यों ने किया, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त जिला समितियों ने चुना था। बाकी बची 70 सीटों पर राष्ट्रपति शरा खुद नियुक्तियां करेंगे। चुनाव के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा विवाद जनता की अनुपस्थिति रही। आलोचकों के मुताबिक ये चुनाव केवल शरा सरकार की वैधता मजबूत करने की कवायद है, लेकिन वास्तव में जनता की भागीदारी के बिना ये केवल सत्ता परिवर्तन की औपचारिकता है। और खेल की खबरों में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 6 रनों के स्कोर पर मुनीबा अली का विकेट गंवा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था। वहीं पाकिस्तानी टीम की ये लगातार दूसरी हार है। अबू धाबी में खेले गए अल आइन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में भारत की श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने हमवतन तस्नीम मीर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। श्रेयांशी ने तस्नीम मीर को 15-21, 22-20, 21-7 से मात दी। दोनों के बीच ये मुकाबला लगभग 50 मिनट तक चला। वहीं भारत के हरिहरन असाकरुनन और एसआर अर्जुन की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त रेमंड इंदिरा और निकोलस ओ आइकिन को हराकर पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। हरिहरन अस्मा करुनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने 35 मिनट के खेल में रेमंड इंदिरा और निकोलस ओ आकिन को 21-17, 21-18 से मात दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।